हमारे लिए अब ये इतनी बदकिस्मती है कि सिस्टम चल नहीं रहा। सुबह अब हम जब उठेंगे एक नया बहरान जन्म ले, उसके साथ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का जो टकराव है वो भी जंगो जदल की वाली बात ही है। हुकूमत तो एक कठपुतली का नाम है। इन रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया गया है। अवाम ने तो हमें मुंतखब कर दिया 1,05,000 वोट लेके, और जिन्होंने 50,000 वोट नहीं लिए उनको उठाकर असेंबली में भेज दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इनफिक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, हत्ते के इज़्ज़त का कानून पास हो गया। अपोजिशन ने इस कानून को काला कानून करार दिया है और दूसरी जानिब सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। क्या असर पड़ेगा इस हत्ते के इज़्ज़त कानून का? हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अब्दुल मजीद साजिद साहब, और हमें कॉलर लाइन पर ज्वाइन किया है शोएब शाहीन साहब ने। शोएब शाहीन साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले हमें यही बताएं कि अदलिया और हुकूमत कायदा आमने सामने आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी टकराव शुरू हो गया है, इसका क्या अंजाम होने वाला है? इसका कोई हल भी निकलेगा या नहीं? देखिए, हुकूमत तो एक कठपुतली का नाम है। ये तो कठपुतलियां हैं। एस्टेब्लिशमेंट बेसिकली असल किरदार है। इन रिजेक्टेड लोगों को मुसल्लत किया गया है। 17-18 सीटों वालों को पूरा पाकिस्तान का इक़्तिदार दे दिया गया, और मरीम नवाज जो हारी हुई है उनके हाथ में पंजाब दे दिया गया। अब ये रीजन का, दलील का, लॉजिक का तो ये मुकाबला नहीं कर सकते। आज आपने देखा एक्स बंद है, 3-4 महीने हो गए हैं, और इनको शर्म नहीं आती कि उसको पहले खोलें और उसके बाद कानून की बात करें। लेकिन उसकी पाबंदी रख के, और यानी आवाज का गला घूट के, अब कोई भी जो VPN इस्तेमाल करके या कोई व्हाट्सएप पे या कोई अदरवाइज गुफ्तगू कर रहा है, जो थोड़ा बहुत जो घुटन के माहौल में कोई आवाज सुनने को मिल जाती है, अब उसको बंद करना चाहते हैं जी। ये डर और खौफ चादर चार दीवारी की पामाली करके खत्म नहीं हो पाया। लोगों को उठा के बंद नहीं कर सके, लोगों को खवातीन और बच्चों पे हमले करके भी कुछ नहीं कर पाए, और इलेक्शंस में भी इनको मुंह की खानी पड़ रही है, जिसमें इनको फ्रॉड, बेईमानी, धांधली सब कुछ वो दुनिया ने दिखाया। अच्छा शोएब शाहीन साहब, सब कुछ के बाद अब ये इस कानून, काले कानून के जरिए लोगों को और साथियों को दबा के उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं। जी शोएब साहब, ठीक कह रहे हैं आप। ये बात, ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। लेकिन ये बताएं कि अब तो पहले ही एक मसला चल रहा है, अब एक बिल भी, तरमीमी बिल भी पेश हो गया है पार्लियामेंट में कि दोहरी शरीयत रखने वाला जो कोई जज है उसे तैनात नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो ये अब आगे मामला किधर जा रहा है, और इस हवाले से भी आप बताएं कि क्या ऐसा ठीक है, ये इस तरह की दोहरी शरीयत के हवाले से हमें कोई पाबंदी लगानी चाहिए, या जजेस के हवाले से हमें इसको बस ओपन ही छोड़ देना चाहिए? देखिए, अगर दोहरी शरीयत के हवाले से कानून साजी कोई होती है तो अच्छी बात है, कर दें, मगर उसका इतलाफ प्रोस्पेक्टिव होगा, यानी जिस दिन से कानून बनेगा आइंदा के लिए आप जजेस की अपॉइंटमेंट उनकी करें जिनकी दोहरी शरीयत खत्म हो जाए, या दोहरी शरीयत को सरेंडर कर दें और फिर आ जाए। मगर इस वक्त तक जब तक आइन में तब्दीली नहीं होती, उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। आइन की तब्दीली के बगैर तो आप ये कानून नहीं पास, ये आइन तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि क्राइटेरिया आइन में मौजूद है। तो सादा कानून साजी के जरिए तो ये कानून साजी नहीं हो सकती ना, अगर कुछ करेगा भी तो इलीगल होगी। अच्छा, इस्लामाबाद के हलकों का भी बताएं शोएब साहब। हम तो आपको भी देखना चाहते हैं, क्या बना उसका, अब क्या नजर आ रहा है? कोई हो सकता है उसका कोई रिजल्ट आएगा? अल्हम्दुलिल्लाह जी, तो कल भी तारीख लगी हुई थी। आपने परसों की, आपने डॉन की खबर पढ़ी होगी, पटन की खबर, ऑडिट रिपोर्ट भी आ चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत बड़ी लीड से जीते हैं तीनों हल्के इस्लामाबाद के, मेरा हल्का भी शामिल है। कल कोर्ट ने मंगवा दिए फॉर्म 45 सारे। नहीं, हम पुरुमीद रहें, हम आपको असेंबली में देखना चाह रहे हैं, हम पुरुमीद रहें इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। अवाम ने तो हमें मुंतखब कर दिया 1,05,000 वोट लेके, और जिन्होंने 50,000 वोट नहीं लिए उनको उठाकर असेंबली में भेज दिया गया। ये तो बदमाशी और बेईमानी और ताकतजनी है, और इसको इंशाल्लाह हमने चैलेंज कर रखा है। हम उम्मीद रखते हैं कि अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। अच्छा, बस आखिरी सवाल ये, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हवाले से क्या लग रहा है आपको कि वो रवायती तौर पे तो अपोजिशन का हक है, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो शायद अपोजिशन को नहीं दी जाएगी ये वाली सीट जो है? मेरा ख्याल है ये ऑलरेडी पॉलिसी बन चुकी थी कि आप ये SOP भी इनके दरमियान तय हो गया था, और ये प्रैक्टिस भी हमेशा से रही है कि
के पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उसका चेयरमैन अपोजिशन से होगा और उससे मुस्तकिल यही रहा है और उसके लिए शेख वक़ास अकरम साहब का नाम भेज दिया गया है और हम उम्मीद रखते हैं कि उसका नोटिफाइड नाम नोटिफाई हो जाएगा और अगर ना हुआ तो बहरहाल वो कानूनी जो चारा जो ही आपकी रास्ता है तो जरूर अडॉप्ट किया जाएगा। आप चूंकि खान साहब के केसेस भी देखते रहे हैं, कोई खबरें तो आ रही हैं, कोई अच्छी एक आध केस में तो जमानत भी होगी है, क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं कब तक खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं? देखिए अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो साइफर का केस कल खत्म हो जाएगा और उसके साथ इज्जत वाला केस है वो भी अब मेरा ख्याल है इसी हफ्ते लगा हुआ है, उम्मीद है कि इस हफ्ते उसका भी फैसला आ जाएगा। आगे तो कोई और केस नहीं है जिसमें जमानत ना हो, लेकिन इन बदमाशों और बेईमानों से कोई हमें अच्छाई की तवक्को नहीं है कि ये फैसला आने के बाद किसी और केस में ना उनकी गिरफ्तारी डाल दें। बहरहाल कब तक ये करते हैं और कब तक इनकी हरकतें ये जारी रहती हैं अल्लाह खैर करेगा। आवाम हमारे साथ खड़ी है, कौम हमारे साथ खड़ी है। ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस हैं और हर आने वाला दिन इमरान खान को सुरखरू कर रहा है और इनके ऊपर दावदार इनको कर रहा है। गंदम स्कैंडल हो, गंदम किसानों का मामला हो या दुबई लीक्स हो, ये अपनी हरकतों से खुद बहुत गंदे हो रहे हैं और इनके सामने इनके करतूत नजर आ रहे हैं। यानी नैब सो गई है, ना गंदम स्कैंडल पे उनको कोई नजर आ रहा है, ना उनको दुबई लीक्स नजर आ रही है। अब वो तहकीकात से भी इस बात पे कर रहे हैं कि इमरान खान की तस्वीर कैसे लीक हो गई, ये इनका लेवल है, ये इनका किरदार है, ये इनकी पार्शलिटी है, ये कहाँ से गैर जानबदार रहेंगे और कैसे ये इंसाफ करेंगे और कैसा कानून है हमारे मुल्क का। तो बहरहाल अब हमारे सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हमारे तर्जमान डॉक्टर साहब पे फिजिकल हमला कर दिया गया है। वो तो ख्वाजा सराव ने किया है, अब उस पे हम क्या कहेंगे कि किसने करवाया है? देखिए नामालूम लोगों ने, नामालूम ख्वाजा सराव ने, क्या कह सकते हैं, नामालूम लोगों के जरिए कराया गया है और ऐसी हरकतें जो है होती रहती है और माजी में भी हुई है। सभी इब्राहिम पे भी इसी तरह का अटैक हुआ था और मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई घटिया और काबिल शर्म हरकत है कि आप दलील का जवाब दलील से देने की बजाय आप इस तरह के हरकतों पे उतर आए। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, अपना भी ख्याल रखिएगा, आप इस्लामाबाद में ही होते हैं। बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सही साहब, अब आप क्या कहेंगे हत्या के इज़्ज़त कानून के बारे में? बिल है क्या और किन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इसका इतलाक होगा? बस सारे प्लेटफॉर्म्स पे होना है। असल इसकी रूह मैं आपको बताता हूँ, बड़ी शॉर्ट सी बड़ी लंबी चौड़ी बात हो सकती है और बड़ी देर हो सकती है, लेकिन ये सीधी सीधी सी ये बात है कि जो आईनी ओहदों पर बैठे हैं अफराद अशखास, उनके ऊपर जो है वो तनकीद नहीं की जा सकती। हम यही लेते हैं बतौर साफ़ी। किसी हद तक हम इस हक में हैं कि जो बिला जवाज और जो सोशल मीडिया पे जो गालम गलोच हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, उसको रोकना चाहिए जी। अब कल साफ़ियों के वफद से मुलाकात हो रही है, स्पीकर साहब की हो गई है और हुई है, तो उसके बाद उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि हम ये आपके तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो एड्रेस करते हैं जी। और इधर से वो निकले हैं तो साथ ही बिल जो है ना वो मंजूर भी कर लिया गया। हाँ। अब ये इस तरह की जो उजलत दिखाई गई और इतनी जो तेजी और जल्दबाजी जो की गई, ये चीजों कोई प्रेशर था जो इतनी जल्दबाजी दिखाई गई है? प्रेशर भी है और यकीनन है। प्रेशर एक तो यही है कि जो आईनी ओहदों पे लोग बैठे हैं, आईनी ओहदों पे सदर पाकिस्तान भी हैं, वजीर आजम पाकिस्तान भी हैं, वजीर आला भी हैं और जनाब आर्मी चीफ भी हैं और चीफ जस्टिस भी हैं और चीफ जस्टिस हाई कोर्ट भी हैं। इस तरह के आईनी ओहदे यही होते हैं। स्पीकर भी आप कह लें, ये सारे आईनी ओहदे हैं, गवर्नर हैं। अब ये मतलब ये है कि इनको आपने कुछ नहीं कहना। अच्छा, ये है बात। अब भाई कैसे कुछ नहीं कहना? आप मुझे बताएं कि हम इस प्रोग्राम में अगर इन पे बात नहीं करेंगे तो क्या हम यहाँ पर दही भल्ले की बात करेंगे और पकौड़े जो हैं वो किस तरह मिल रहे हैं? हाँ। और वो जो जिस तरह वीलॉग हो रहे हैं और प्रोग्राम हो रहे हैं कि जी ये तरबूज जो है उसमें इंजेक्शन लगाया जा रहा है और ये जो समोसे हैं चलिए सब ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप डिटेल बताइएगा। नाजरीन हम लेते हैं यहाँ पर शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सही साहब,
सहाफ़ियों से बात किए बगैर बिल मंजूर कर दिया है, अब सहाफ़ियों के ऊपर दोबारा से हाथ डाला जा रहा है, बल्कि आप ये कह दें कि सहाफ़ियों के साथ फड्डा लिया जा रहा है। बस ये हर हुकूमत करती है, ये बड़ी बदकिस्मती है। हर हुकूमत आके ये कोशिश करती है कि सहाफ़ियों को बस ये बना लें कि वो हम पर तनकीद ना करें जी, और वो सिर्फ खुशामद करें और कासा लेसी करें। अच्छा, अब ये ट्रेंड बना भी हुआ है, सोशल मीडिया की वजह से लोग करते भी हैं और एक पोलराइजेशन भी हुई है दोनों पार्टियों की, ख़ास तौर पे नून और पीटीआई की, तो वो उनको सूट और अच्छे भी लगते हैं। लेकिन अब अगर ये वाली जो बिल जैसे मंजूर हो गया, अब बिल में वैसे मैंने बताया कि मेन उसका असल रूह है ना उसकी, या असल जो जिस पे तनकीद नहीं कर सकते, वो तो उसकी बुनियाद ही है। और उसके लिए फिर वो एक ट्रिब्यूनल है और उसमें 3 मिलियन रुपए का जो है ना हर्जाना भी होगा। वो आप चाहे आगे भी चले जाएं, हाई कोर्ट भी जाएं, लेकिन आपको वो अपना किस्तों में वो हर्जाना देना है। इस तरीके से ज़रा ना टाइट किया हुआ है। अब ये क्या पाकिस्तान की जो सूरत हाल इस वक्त बनती जा रही है, मुकन्नना के ऊपर आवाज़ें उठाई जाती हैं, अदलिया के ऊपर उंगलियां उठाई जा रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात की जा रही है। हम 4 पिलर्स हैं हमारी रियासत के, और अब सहाफ़ियों के ऊपर, यानी कि जो हमारी सहाफ़त है उसके ऊपर भी ये दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। तो रियासत कैसे चलेगी पाकिस्तान की अगर ये चारों पिलर्स को हम कमज़ोर कर देंगे? हाँ, ये बात ठीक है। गोया जो है ना हर चढ़ता जो सूरज है वो कौमी मसाइल में इजाफा पैदा कर रहा है, और आप कह लें गुरूब होता जो सूरज है वो बहरान पैदा कर रहा है। ये आपके लिए, यानी सुबह अब हम जब उठेंगे एक नया बहरान जन्म ले जी, और नया बहरान जो है ना वो शाम तक वो कोई और चीज़, फिर कोई और मसला पैदा हो जाएगा। ये है असल बात हमारे लिए। अब ये इतनी बदकिस्मती है कि सिस्टम चल नहीं रहा जी। इस सिस्टम को चलने के लिए रोका जा रहा है, बाकायदा कोई साजिश की जा रही है। ये साजिश कहाँ से हो रही है जो कंट्रोल में भी नहीं आ रही। कभी आपस में 2 पार्टियों का होता था और वो रूटीन होती थी। अब एस्टैब्लिशमेंट और पार्टी का इस हद तक चले जाना, एक पूरी जंगो-जदल बना देना जी। फिर वो अभी वो चल रही है। उसके साथ एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया का जो टकराव है वो भी जंगो-जदल की वाली बात ही है, और उस पे भी कोई उसके हक और उस पे बहरहाल बात हो सकती है। वो एक नया बुरान पैदा हुआ है और वो ऐसा बुरान है कि वो शिद्दत इख्तियार करेगा। उसकी शिद्दत की वजह से फिर चीज़ें काबू में नहीं आई। अब देखें 2-3 चीज़ें हैं। कभी तो हम सोचते हैं कि अदलिया हमें उससे एक उम्मीद और इंसाफ की तवक्को है और वो रखनी भी चाहिए जी। लेकिन अगर अदलिया ही में ये चीज़ें आए कि जी 2 साल अब जैसे ही हुकूमत बदली है, रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद 2 साल जो हैं पहले इमरान खान के जाने के बाद अदलिया भी जो है ना वो आज़ाद हुई है, और वो भी कहते हैं कि हम पर प्रेशर ना को डाले और हमें ये कहा गया है। उससे पहले की बात नहीं करते जी। भाई। आप या तो पूरी बात करें, आप पूरी तरह कहें कि 2014 में ये इस बहरान का और अदम इस्तेहकाम का जो बीज बोया गया था, और उस वक्त जब आपने 2017 और 18 में जब नवाज शरीफ को 2017 में भिजवाया एक कामे की सूरत में, और फिर उसके बाद इलेक्शन से ठीक अगर 25 जुलाई आई थिंक अगर इलेक्शन हुए हैं तो 5 जुलाई को उनको जनाब ताहयात नहल भी कर रहे हैं और पार्टी की सदारत भी छीन रहे हैं। और फिर जो जिस जुलाई को भी 2018 में इलेक्शन हुआ और वो RTS बंद कर रहे हैं, और साकिब निसार साहब जो हैं वो सीधा स्टे देते हैं। मैं एक मेरी बात कर रहा हूँ, मैं 1 मिनट मुझे दीजिएगा। वो ये स्टे देते हैं कि जी PKLI जो है वो बंद कर दें, क्योंकि उनके भाई साहब की वो उसमें इंटरेस्ट थी। अच्छा। 1 अरबों रुपए की लागत से बड़ा शानदार हॉस्पिटल शहबाज शरीफ ने बनाया था, उस पर स्टे दे दिया। इसी तरह अब वो देखें वो कितना नुकसान हुआ। जब तक वो रहे वो हॉस्पिटल, वो आवाम के लिए हॉस्पिटल बनाया गया, वो अभी कारकर्दगी उसकी सबके सामने है। और वो जो उस वक्त के डॉक्टर मैं भूल गया हूँ, जो बाहर से आए थे, वो अपनी बड़ी ज़बरदस्त अपनी ज़िंदगी, अपनी जॉब, अपना पैसा वो जो है ना छोड़ के कुर्बान करके पाकिस्तान आए थे, जो इसके हेड थे जी। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ये ऑरेंज लाइन ट्रेन है, इस पे स्टे दिया गया था,
ये जैसे आगाज किया तो स्टे दे दिया कि नहीं बना सकते। भाई क्यों नहीं बना सकते? वो कौम का पैसा है, अरबों रुपए की लागत है, उस पर सर्फ हुई है, तो वो क्यों नहीं खर्च कर सकते और चला सकते जी कि इनको जो है ना फायदा ना हो इलेक्शन में। अच्छा। और जो ही इलेक्शन हो जाते हैं तो उसका इफ्तिताह और वो मुकम्मल होने का जो है ना फिर आर्डर दे देते हैं और फिर उसका इफ्तिताह जनाब उस्मान बुज़दार साहब करते हैं। अब ये कुछ चीजें हैं, ये क्यों 2 साल की बात कर रहे हैं, 10 साल का अहाता करना पड़ेगा। ये सुनहरी मौका है कि एक चीज राइज हो गई है, उठ गई है, अब इस पे इसको एड्रेस करके। लेकिन ये 2 साल का ये ना, अब सोशल मीडिया पे लोग लगे हैं, चूंकि वो तो ना लेकिन आओ अपने देखते माजी ना से ताओ सीखते देखते भी नहीं है ना ये नहीं सीखते सियासतदान। ना, नहीं सीखते और नहीं अभी भी नहीं सीख रहे। मसला यही, बात भी यही कर रहे हैं कि हमें 2014 से 2024 तक का अहाता करना पड़ेगा। उस दौरान जो जो कुछ हुआ है उस दौरान, अब ये खत 6 जजेस का खत लिखा है ना जी, ये 6 जजेस ने जो खत की बुनियाद बनाई है वो जस्टिस शौकत सिद्दीकी वाले केस की बुनियाद बनाई है कि उस वक्त जब वो थे तो जस्टिस शौकत सिद्दीकी जो हैं वो उसके हक में वो बोले भी नहीं, उन्होंने चूं भी नहीं किए, चूंकि वो उस वक्त वाजे था, एक गठजोड़ था। अभी भी गठजोड़ है, इस पे हम बाद में आ जाएंगे, लेकिन हम अभी खामी बिल्कुल हम बायस्ड होकर नहीं बात कर रहे, हम इस मामले को देख रहे हैं। और जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये कहा था कि मुझसे जनरल फैज हमीद ने राब्ता किया था और उन्होंने कहा था कि एहतसाब अदालत जो है वो सजा सुनाने जा रही है नवाज शरीफ को, आपने जो है ना नवाज शरीफ की जमानत जो है ना वो मंजूर नहीं करनी, वरना हमारी सारी मेहनत जाये हो जाएगी। वो किस चीज की मेहनत कर रहे हैं आप? अभी भी अगर कुछ हो रहा है तो अभी भी वही गलत हो रहा है। तो अब अगर ये मैं बात कर रहा हूं ना, तो ये इस वक्त आप जैसे नौजवानों को बुरी लग रही होगी कि क्यों ये बात कर रहे हैं, हम कोई नून लीगी हैं, शायद हम जो है ना बायस्ड हैं। भाई इशू जो है ना, इशू को पूरी तरह एड्रेस करें, पूरा एड्रेस करें और उसके मसले पे चलें, और करें, उसका हल निकालें, और उसका हल निकालें ना, ये भी हल निकालें। भाई उस लेकिन वक्त हल नहीं मुझे निकाल रहे बताएं ना। DGISI को किसने फिर कुछ कहा? इन जजेस में से भी जो जिसकी बुनियाद बनाई है खत ने, 6 जजेस के खत ने, इन्होंने भी नहीं ये कहा कि फैज हमीद को जो है ना वो उससे पूछा जाना चाहिए। वक्त गुजरने के बाद बोलते हैं, जैसे फैसल वाडा आप देख लें, वो 2.5 साल के बाद बोले और वो ऐसा बोल रहे हैं अब, और अब 9 मई का भी वो मुद्दा डाल रहे हैं जनरल फैज के ऊपर, वो कह रहे हैं वो मुलविस थे इसमें। अच्छा, अब ये बात भी अगर कह रहे हैं, वो कहते हैं मेरे पास सबूत हैं और मैं कोर्ट में जमा कराऊंगा, ये जहां मुझे जमा कराने या सामने लाने वहां लाऊंगा। तो वो ले आए सामने, साल हो गया, अभी साल हो गया, पूरा साल गुजर गया, तो वो अब कह रहे हैं तो वो ले आए ना, फिर बात करें और वो मंदगी अंजाम तक पहुंचाएं, उनको ले जाएं और बनाएं। और अगर उसमें फैज हमीद हैं तो मैं यही तो कह रहा हूं कि अगर अभी हम 2 साल की बात कर रहे हैं कि एक केस में अटॉर्नी जनरल जिसमें आके खुद वजाहत कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि ये कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ये जो कॉल रिकॉर्ड करना ये हमारा काम है, या इसमें सिक्योरिटी चीजें, सिक्योरिटी इन्वॉल्व है, तो आप इसको जरा ओपनली ना एड्रेस करें, आप चैम्बर में कर लें, इतनी सी बात है। और अगर इस पे इतनी ज्यादा वावेला हो रहा है तो मुझे ये बताएं कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने ये कहा था कि फैज हमीद जो है ना, उन्होंने मुझे ये कहा था, तो फिर ये क्यों नहीं एड्रेस होना चाहिए, इस पे क्यों नहीं बात होनी चाहिए जी? ये 2014 से ये जो जनरल ज़हीरुल इस्लाम, किसको नहीं पता, जनरल शुजा पाशा, वो ये पूरी हिस्ट्री है, ये जिन्होंने ये सारा इस अदम इस्तेहकाम का बीज बोया है। अब हम अभी अब बुरे लग रहे हैं, उस वक्त चूंकि वो हमें लेके आ रहे थे PTI को, इमरान खान को कंधों पे बिठा के, दोनों कंधों पे, और जनाब वो छलांगे लगाते हुए आए थे। राहिल शरीफ का भी हमें याद है, जनरल बाजवा साहब का भी हमें पता है। जनरल ज़हीरुल इस्लाम से ना लंदन में मिला हूं, ना कनाडा में कभी मेरी मुलाकात हुई है। किसने कहा है? ये कह रहे हैं ताहिरुल कादरी। ताहिरुल कादरी साहब इसलिए कह रहे हैं कि वो एक चीज आई है सामने कि ये उस वक्त एक लंदन प्लान वो भी बना था। एक लंदन प्लान तो ये कहते हैं ना कि नवाज शरीफ के वजह से बना है। एक उस वक्त लंदन प्लान बना था नवाज शरीफ की हुकूमत को चलता करने के लिए।
उसमें तारुल कादरी भी, वो एक रिपोर्टर हैं एक चैनल के, उन्होंने उसको रिपोर्ट किया था और अभी भी उसको कह लें उसका इयादा किया, उसको रिपीट किया है। तो उस वजाहत में तारुल कादरी साहब कहते हैं कि मेरी तो भाई आपकी नहीं हुई होगी, ठीक है, तो फिर आप वहां से लैंड क्यों करने आए? और आप फिर आए और फिर अपना पैसे पूरे करके और फिर आप फ्लाई कर गए, तो ये कौन सा फिर काम है? फिर आप शहरी भी आप नहीं है पाकिस्तान के, तो आप नहीं भी थे, तो आप ये तो कह सकते हैं कि वहां मुलाकात नहीं हुई, हो सकती मुलाकात ना हो, मुलाकात होने के बाद तो नहीं प्लान बनते। और इस तरह के प्लान का तो मुलाकात का ताल्लुक भी नहीं होता, वो तो और लोग मुलाकात करते हैं, पैगाम रसानी और लोग करते हैं। जिस तरह मैं कहता हूं कि इमरान खान ये कहते हैं कि ये लंदन प्लान का हिस्सा है, ये मेरा रजीम चेंज, उसी तरह का वो भी एक लंदन प्लान का हिस्सा था, जिसमें तारुल कादरी वो यहाँ आके धरना दिया, उन्होंने कजन बन गए थे इमरान खान के, और वो याद है हमें, उन्होंने तो कफन बांध लिए थे, कफन, और कब्रें भी खोद ली थी इस्लामाबाद में। मुशाहिद हुसैन एक दफा फिर कह रहे हैं कि रिहा कर दिया जाए इमरान खान को, जितने भी सियासी कैदी हैं उनको भी रिहा कर दिया जाए, और इमरान खान को एक फोन कॉल आने से पहले रिहा कर दिया जाए। वो बात ये कर रहे हैं कि ट्रंप आ जाएंगे। वो क्यों बार बार यही बात कर रहे हैं, इमरान खान को छोड़ दें, किसके वो फोन साथ का ये भी इंतजार है कहते हैं कि सियासी कैदी हैं या सियासी केसेस हैं, तो नवाज शरीफ पे भी बने थे, तो देखें उसका मंतकी अंजाम यही है कि वो केसेस खत्म हो गए, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए ये कोई किसी तरह का कोई एडवेंचर करने की बजाय कल को अगर ये होना है तो आज ही कर लें, अगर कोई कॉल आनी है। लेकिन ये उनकी इस पोजीशन में पाकिस्तान है कि एडवेंचर किया जाए, ख्याल खाम है कि वो ये समझते हैं कि ट्रंप आ जाएंगे तो वो अपनी जो उनकी पॉलिसी है उससे हट के जो है ना वो इमरान खान को रिहा करने के लिए जो है ना वो फोन कर देंगे। ये मैं नहीं समझते, ये खाम ख्याली है, इस तरह की कोई बात नहीं होनी। लेकिन बहरहाल मुशाहिद सैयद कह रहे हैं, ठीक है, वो एक मशवरा तो अच्छा दे रहे हैं, इसमें कोई नहीं, इस बुरान का हल भी यही है, इमरान खान से कुछ गारंटीज ले लें कि वो कोई किसी किस्म का इंतकाम नहीं लेंगे। वो ये जो मुसलसल तोड़ फोड़ की सियासत कर रहे हैं, इदारों को तबाह करने की और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो एक लठ लेके पड़ रहे हैं, इस हवाले से कोई वो भी थोड़े से लचक दिखाएं। और चूंकि हमारा मुल्क नहीं है इसका मुतहम्मिल हो सकता, हमारा मुल्क बर्दाश्त ही नहीं कर सकता ये, तो अगर ये इस तरीके से अफाम तफहीम से ये गारंटीज हो जाती हैं तो उनको रिहा करना चाहिए। जावेद लतीफ अपनी ही हुकूमत के ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं 2 तिहाई वाली हुकूमत मुद्दत पूरी नहीं कर सकती 5 साल की, तो ये अरेंजमेंट वाली हुकूमत कैसे पूरी करेगी? अपनी ही हुकूमत को ये कह रहे हैं वो लेकिन अरेंजमेंट उन्होंने बताई नहीं है कि किसने की है। बताते रहते हैं वक्तन वक्तन, वो उन्होंने बताया है, बड़े बड़े तरीके से बताया है, वो अपने हल्के के हवाले से भी बताते हैं। उन्होंने ये भी कहा कितने पैसे रिश्वत ली गई। अब वो ये अगली नहीं बात करते किसने रिश्वत दी, किसने ली, लेकिन इशारे किनारे में वो कहीं हमारे बड़ों को, हमारे मुक्तदरा को ही जो है ना वो एड्रेस करते हैं, उनको ही बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे अरेंजमेंट्स हुए हैं। तो उनको थोड़े क्या लें, अब नवाज शरीफ कैंप के आदमी हैं, अब अगर वो ये बातें कर रहे हैं ना, तो फिर मैं आपको एक जो अभी पेशिन गोइयां हैं और चैम गोइयां और क्या सराइयां जो हो रही हैं, उनमें से एक ये मैं आपको दे देता हूँ प्रिडिक्शन, या प्रिडिक्शन नहीं, अब क्या सराई अभी कह लें। इम्कान है कि नुसरत जावेद ने इसका अपने प्रोग्राम में इजहार किया है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो अगर ये, मैं इस अरेंजमेंट से ना स्टैंड बाय अरेंजमेंट IMF की तरफ चला गया हूँ, मुझे याद आ गया, उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होता तो कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। अच्छा, वैसे बात ठीक है किसी हद तक कि जो इसमें मई में होना था IMF से हमारा एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट लटक गया है और खबरें ये आ रही हैं कि अब वो जुलाई पे चला गया, यानी हमारा बजट भी आ जाएगा और उसके बाद फिर पहले उन्होंने कहा ना कि आप ये 9 महीने का स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत ये ले लेना $3 अरब किस्तों में, 3 किस्तों में जो लिए हमने इंस्टॉलमेंट्स में, वो उसी के तहत ही वो अभी भी आगे जाना चाह रहे हैं। वो अभी देखें उसके तहत जाती हैं, ये जैसे इमरान खान के दौर में 4 साल जो है ना मुआहदा हुआ था, कितनी सच होती है कितनी नहीं ये तो हम देखेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लें। यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर लेने हैं हमें शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन।
साहिब साहब एक वो जावेद लतीफ़ का बता दिया, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी वो तो इस हुकूमत से बहुत नाउमीद है। वो यही कह रहे हैं कि चोरी के इलेक्शन पर आई हुकूमत कुछ नहीं कर सकेगी, यानी कि अच्छा, उनको कोई उम्मीद नहीं है। उनका इख्तिलाफ है नून लीग से और वो बात अपना एक स्टांस रखते हैं, एक मौक़िफ़ है। मुझे बड़े पसंद हैं, वो बहुत अच्छी बात करते हैं, असूली बात करते हैं और नपीतुली बात करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी वो उन्होंने साबित भी किया, नून लीग के ऊपर जो उफ्ताद आई है, जो मुसीबत पड़ी है, आपको ये शाहिद मुश्किल खाकान अब्बासी पसंद है या शेर अफजल मरवत पसंद है? मुझे वो भी पसंद है। देखें, वो बात ये है कि जो एक वर्कर होता है ना, हाँ। पॉलिटिकल वर्कर, और उसमें स्पिरिट होती है, वो नज़र आ जाती है। मुझे ये चंद एक लोग हैं जो मुझे पसंद हैं वाकई, उनमें ख्वाजा साद रफ़ीक भी हैं, अच्छा, और शेर अफजल मरवत भी हैं, शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं। इस पे डिबेट हो सकती है, इनकी खूबियां मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन ये हमारा मौजू नहीं है। तो शाहिद खाकान अब्बासी बात तो ठीक कर रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। जावेद लतीफ़ कह रहे हैं खुद, वो तो अभी नून लीग उन्होंने तो नहीं छोड़ी ना, शाहिद खाकान अब्बासी ने छोड़ दी। मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं, वो भी अभी तक नून लीग के लीडर हैं। वो अभी उन्होंने कुछ छोड़ने से मुराद ये है कि कोई अगली पार्टी नहीं ज्वाइन की तो छोड़ी भी नहीं है, और इनके यहाँ कोई इतना सिस्टम भी नहीं है कि बस कुछ फौरी जो है ना फारिग कर दिया। ये सिर्फ अपने से दूर करना या जल्दी दूर करने का फन सिर्फ इमरान खान को आता है, और ये गलत बात है। मैं उनकी इस क्या लें खामी को मैं हमेशा नोट किया है मैंने। खान साहब बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं और बड़ी जल्दी जो है ना लोगों को अपने से दूर भी करते हैं, देर नहीं लगाते। अभी शेर अफजल मरवत की बात हम कर रहे हैं, उनका आपने देख लिया हाल जी। यही लोग हैं जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। रऊफ हसन साहब के ऊपर हमला हुआ है, उसकी तफसीलात बताएं आप। रऊफ हसन पीटीआई के तर्जमान जो हैं, वो बड़ा ऐसा अजीब हमला हुआ है कि ना सिर्फ मजम्मत करनी चाहिए, बल्कि वो जो फुटेज में नजर आ रहे हैं ख्वाजा सरा, उनकी मुरम्मत भी होनी चाहिए। वो भी आपे से बाहर हो गए। ख्वाजा सरा उखारियां वाला वाकया देख लें, और कई के थानों पे अब वो बिल्कुल, उनको तो हम देखें पाकिस्तान में उनके हकूक को तो उनका तो तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। शनाख्ती कार्ड में उनका बनाना, उनका एक अलग उनको एक मानना कि यार ये कोई मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं जी, ये तस्लीम कर रहा है पाकिस्तान। और वो अपनी इस क्या लें क्या कहना चाहिए, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इस एक उनका एक अल्लाह ने उन्हें एक इस तरह से बनाया है कि लोग उन पे बहुत ज़्यादा हाथ नहीं उठा सकते, तशद्दुद नहीं कर सकते या करते भी नहीं है, तो वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगे हैं। अब देखें कि वो पहले वो थाने वाला मामला चले, थाने और पुलिस की तो समझ आती कि पुलिस से तो हम और आप लोग तंग इतने हैं कि हम खुश हो रहे थे। अब ये ख्वाजा सराओं को किसने हायर किया है? या मुझे ये बताएं कि रऊफ हसन साहब का और ख्वाजा सराओं का क्या ताल्लुक है? रऊफ हसन एक पढ़े लिखे आदमी है, स्कॉलर आदमी, पर किसी ने हायर ख्वाजा सराओं को क्यों करना था? और ख्वाजा सरा हायर नहीं हुए होंगे, तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ख्वाजा सराओं से रऊफ हसन का क्या इख्तिलाफ हो सकता है? कहीं रऊफ हसन ने उनको भी तो नहीं छेड़ दिया जैसे पुलिस वालों ने छेड़ा था? नहीं, रऊफ हसन ने हरगिज नहीं ऐसा कहीं भी किया, वो बड़े सोबर से इंसान है। तो फिर ख्वाजा सराओं को क्यों जरूरत पेश आई करने की? बस ये लगता है कि कोई जो जिस तरीके से एक वेव चल रही है ना कुछ लोगों के हवाले से, कि अब किसी ने शरारत कराई है, और शरारत इस तरह से है कि ये बिला वजह जानिए कि जैसे एस्टेब्लिशमेंट ने कराया। ये शरारत किसी ने की है। जब दो बड़ों की लड़ाई हो रही होती ना, तो बीच में से कुछ लगड़ बगड़ बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, और वो फ़ायदे अपने मकसद के लिए, अपने ज़ाती मुफाद के लिए उठाते हैं। अब यह है कि किसी से कोई भी, इसमें किसी का कोई भी मकसद हो सकता है, वो हासिल करने के लिए मैं नहीं समझता कि ये कोई इस तरह से कोई ऐसे हमारे कोई इदारे जिस पे कह लें ये सोशल मीडिया पे बात हो रही है, हरगिज़ ऐसी नहीं है बात भाई। वो तो सीधे भी बात कर रहे हैं, सीधे कानून आ रहे हैं, बिल आ रहे हैं, वो पकड़ के जिनको अंदर करना था 9 में था अंदर हैं, कोई नहीं उनको छुड़ा सकता, जिनको नहीं छोड़ना। सीधी सी बात है, माइट इज राइट, उनके पास ताकत है, डंडा है, उनको ये ऐसे क्या जरूरत है ऐसे किसी ख्वाजा सराओं की खिदमत लेने की। और रऊफ हसन का भी कोई ख्वाजा सराओं से कोई इख्तिलाफ नहीं हो सकता, ऐसे वो शख्स नहीं है। बहरहाल अल्लाह ही बेहतर जानता है।
तहकीकात हो रही हैं, आप अब कह रहे हैं पता कि चल जाएगा। कहीं पर भी पहुंच हो सकती है, किसी की भी हमायत हासिल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। जिसने भी हमायत हासिल की है ख्वाजा सराओं की, वो तो मंजर आम पर आ ही जाएगा। लेकिन आप ये देखें कि बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज भट्टो वो हमायत हासिल करने के लिए बरतानिया पहुँच गई हैं। अब ये देखें, ये अब फिर कहेंगे कि हम अगर ये इस पे तनकीद करेंगे तो हमें कहेंगे हम जो है ना बस कोई नून लीगी हो गए, हम कोई बाइस्ड हो गए, और हम कोई, और भाई पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, उसको अंदरूनी हालात के तकाजे जो पूरे हैं वो करें, और इसी तनाजर में ही उसको देखें जिस तरह की बात मामला चल रहे हैं। कोई मुज़ाकरात की तरफ जाना है, कोई ना कोई इधर और उधर से कुछ ना कुछ लचक आई है, कोई बात हुई है, यही इसका रास्ता है। ना कि जो है ना उठा के जो है वो ख़त लिख दिया जाए IMF को, ना जो है ना ये कोई अच्छा तरीका है कि जी वो बरतानिया मदद लेने पहुंच गई हैं वहाँ, वो जेरेमी कॉर्बिन हैं वहाँ के पार्लियामेंटेरियन, उनसे मुलाकात हुई है उनकी, और उनसे ये भी बात की कि जी वो रिहाई के लिए कोशिश करें, और वहाँ की पार्लियामेंट का वफद भी लेके आए इमरान खान से मुलाकात के लिए। अच्छा, ये कोई समझ नहीं आती कि ये इमरान खान खुद करवाते हैं या ये लोग उनके चाहने वाले जो है ना वो ये करते हैं। क्या करना है पाकिस्तान का इससे ज्यादा समझ नहीं आ रही, क्या क्या नुकसान करना है। ठीक है, वो IMF वाले भी कुछ ना कुछ साइड पे हो रहे हैं, और नवाज शरीफ भी ये चाह रहे हैं कि बस ठीक है, और एक क्या सराइयाँ भी हो रही हैं कि अगर नहीं होता तो शहबाज शरीफ जो है ना वो रिजाइन कर देंगे, तो फिर देख लेंगे इमरान खान इसको किस तरह ठीक कर सकते हैं, तो फिर पता लग जाएगा। और नहीं है ये इसके हालात, आराम से अपने मामले को अंदरूनी तौर पे देखें, जहाँ जहाँ इख्तलाफ है वहाँ पे मज़ाकरात के जरिए इसका हल निकलना है। अच्छा, बुशरा बीबी ने अपना तिबी मुआयना करवाने से भी इनकार कर दिया, इसकी क्या वजह बनी है? बानी PTI के बार बार इसरार पर भी उन्होंने अपना तिबी मुआयना अपने शोहर से भी वो नाराज़ भी हुई हैं, एक खबर ये भी है, और जो बाकी डॉक्टर्स हैं अपने शौकत खानम के, डॉक्टर फैसल, उनके भी इसरार पे उन्होंने अपना सैंपल्स नहीं दिए। क्यों? वो देखें, बुशरा बीबी एक आम औरत नहीं है। जहर का पता नहीं लगवाना था? नहीं, वो जहर का तो लग गया ना पता कि जहर नहीं है, वो तो पता लग गया। वो अभी तक अल्लाह की शुक्र है कि वो हयात हैं, तंदुरुस्त हैं, सेहतमंद हैं, कोई मसला नहीं। चूंकि पहले खान साहब के हवाले से भी उन्होंने ये कहा था, वो भी अल्लाह का शुक्र है, और वो खुद भी तंदुरुस्त हैं, और वो सैंपल नहीं दे रही चूंकि अब वो कोई बात बन पाई नहीं है। जो भी हार्पिक क्या होता है, उसका भी हमें शोहरत ही हो रही है, मशहूरी हो रही, जो भी है वो महलूल जिस तरह का वो खाने में मिक्स करके दिया गया, और इस तरह की जो भी बातें थी वो सारी एक्सपोज हो गई। अब वो अगर अपने शोहर की बानी PTI की भी बात नहीं मानती और अपने सैंपल नहीं देती, तो फिर इसका मतलब ये कि वो आम खातून नहीं है, वो नॉर्मल लोगों में नहीं है, वो अब नॉर्मल है, वो नहीं समझती, वो कहती हैं कि मैं नहीं कराना चाहती तो नहीं कराऊंगी। कोई कानून, कोई कायदा, कहाँ कानून कायदा है? इतना जोर जबरदस्ती में, प्रेशर में फैसले हो रहे हैं, प्रेशर इतना डेवलप कर दिया है बजरिया जुडिशरी, और खुद जुडिशरी ने भी उनके कह लें के लिए भी, तो वो उसका तो हम अब खमियाजा भुगत रहे हैं। सर साहब, आप कह रहे हैं कि मुल्क के हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम कोई बाहर से किसी के आगे हाथ फैलाएं, जैसे बरतानिया के पास जाएं, अपने अंदरूनी मामलात को ख़ुद ही हल करना चाहिए। लेकिन वज़ीर आला पंजाब इसको अभी भी सीरियस नहीं ले रही हैं। मरियम नवाज़ वो क्यों अभी भी सिर्फ अपनी पिक्चर्स और अपनी सेल्फीज़ उसके ऊपर ही उनका फोकस है, जहाँ जा रही हैं अपने कैमरामैन के साथ जा रही हैं। अभी भी वो एक ब्रांड पे गई हैं, वहाँ पर शॉपिंग करी हैं और लोगों ने उनके साथ सेल्फीज़ ली हैं, और इनके कैमरामैन ने उन लोगों के पिक्चर्स ली हैं और उसको बाकायदा तौर पर चलाया गया है कि जी वज़ीर आला के साथ लोग सेल्फीज़ ले रहे हैं और इतना पसंद करें। ये वक्त है कि आप इस चीज़ को प्रमोट करें, या अब आप कुछ पाकिस्तान के बारे में भी सोचें? मुझे ये बताएं कि एक तो ये सवाल मरियम साहबा से बनता है कि वो सेल्फी क्यों लेने देती हैं और उनके कैमरामैन फ़ोटो क्यों बनाते हैं, एक बात ये। दूसरा ये कि कोई वज़ीर आला, क्या पहले जो वज़ीर आला थे वो बगैर प्रोटोकॉल के जाते थे और बगैर कैमरामैन के होते थे? जी, हरगिज़ नहीं होते थे।
वो ये है कि उनकी शॉपिंग और उनका कोई इस तरह का ट्रेंड नहीं था और वो कंट्रोल लेकिन से उसको ये इस तरह सारे शेयर काम भी नहीं करते किया जाता था ना कि अगर पिक्चर्स ले भी रहे हैं वो कोई चलें जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली नहीं, वहाँ की वो पिक्चर इनका होगी मुकाबला ऐसे। अब आप देखें, आप भी थोड़ा सा ना इसको, इनका मुकाबला उस्मान बुज़दार से तो ना करें आप, इनका मुकाबला और इनकी बात करें इमरान खान की। इमरान खान भी एक दस्तरखान पे जब जाते हैं और वो जो उनके मजदूरों चचा से के ही कर साथ- लेते हैं उनका मुकाबला। अच्छा नहीं, पहले इनसे तो कर लेना जिनके से असल मुकाबला है, फिर उनके चचा से कर लेते हैं। तो वो भी जब जाते हैं तो वो भी, उनकी भी फोटो बनती है कि वो मजदूरों के साथ खाना खा रहे हैं। अच्छा। ये जो उन्होंने पनाहगाहें बनाई थी वहाँ वो गए थे विजिट करने और उन्होंने खाना खाया था और उनकी फोटोज लगी थी और वाह वाह होती थी और मैंने देखा है। हम तो ज़ाहिर है चूँकि बतौर साफ़ी भी देखते हैं, बतौर नाकिद भी देखते हैं, और तब भी यही होता था, अभी भी यही है। ये तो कोई इसमें तब्दीली नहीं है। अब ये कि कोई उस्मान बुज़दार जैसे खामोश तबा वज़ीर आला रह चुके हैं बदकिस्मती से पाकिस्तान में, पंजाब के, तो वो और बात है। आप उनके चचा से भी अगर उनका कंपैरिजन करते हैं तो चचा भी एक एक्टिव वज़ीर आला के तौर पे उन्होंने अपने आप को मनवाया है। अच्छा, इसके बाद आप मोहसिन नकवी साहब का देख लें। मोहसिन नकवी भी जहाँ गए हैं, क्या उनके साथ कैमरामैन नहीं होते थे? उनके साथ रिपोर्टर्स की पूरी टीम नहीं होती थी कि क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट करनी है, और वो होती भी थी। तो अच्छा, कुछ तो हम समझते हैं कि ज़ाती तशहीर है। कुछ अगर आप काम कर रहे हैं डेवलपमेंट्स के लिए, आपने लोगों को आगाह नहीं करना कि ये हुआ है या यहाँ पे कोई सरप्राइज विजिट है, कुछ छापा मारा है, कोई काम हुआ है, कोई किसी जगह के इफ्तिताह है, कहीं पे आपने कोई डेवलपमेंट की है, तो वो तो उनका हक बनता है कि उन्होंने अपनी पब्लिक को बताना है। और यही है सियासत भी, और यही तरीका है आज के ज़राए अबलाग के उसकी जरिए जो तशहीर हो रहा करना है। एक अलग बात है। हाँ। लेकिन आप अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप वर्दियां पहन रहे हैं, और उसकी तशहीर करना एक अलग बात है। हाँ ठीक है, ये तो एक बस उनका शौक है, इससे ज़्यादा नहीं कह सकते कि वो डॉक्टर नहीं बन सकी थी। और जो है फिर वो पता नहीं वर्दियाँ उन्होंने पहन के एक ट्रेंड दिया है। मुमकिन है अब उन्होंने जो ट्रेंड दिया है, आने वाले जो वज़ीर आला हों वो भी इसी तरह किसी मौके पे जाएं, यानी कि वो ट्रेंड तो सेट फिर कर रही हैं कि वो ट्रेंड सेटर तो हैं, ऐसे तो नहीं वो कहीं भी निकलती हैं तो उनको जो ट्रोलिंग करने वाले पीटीआई के लोग हैं वो तो शुरू हो चलो जाते हैं। साहब अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। मरियम साहिबा की तारीफ आपने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा कर दी है। वज़ीर आज़म ने जहांगीर तरीन को इकनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल में शामिल कर लिए, क्यों, क्या ज़रूरत पेश आई है? तो ये जहांगीर तरीन साहब को सोचना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने इलेक्शन के रिजल्ट से मायूस होके सहाफ़त छोड़ दी और सियासत छोड़ दी थी और अपने आईपीपी की चेयरमैनशिप भी कुर्बान कर दी थी जी, और ताहयात सियासत जो है ना वो छोड़ दी थी, हाँ। तो फिर उनको क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो ये कबूल करें? अच्छा वैसे वो ठीक है, उनका एक तजर्बा है, बिजनेसमैन है, और उनके तजर्बे से पहले ये भी फ़ायदा उठाते रहें, या इनके साथ भी वो रहें, या वो इनका फ़ायदा उठाते रहें। फिर वो बाद अज़ां पीटीआई में चले गए, और पीटीआई उनके अगर कोई एक्सपर्टीज़ हैं तो उनसे उन्होंने फ़ायदा उठाया, या इन्होंने पीटीआई से फ़ायदा उठाया। तो इनके साथ पहले भी रह चुके हैं, इनके साथ नहीं चल सके थे, तो ये उनको सोचना चाहिए कि ये अभी मैं क्या कर रहा हूँ और हालात क्या हैं, मैं ये कुछ इसमें कोई परफॉर्म भी कर सकूँगा कि नहीं, और मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। मेरा इनके साथ पहले नहीं गुजारा हो सका था, फिर उन्होंने इसकी खुद इस ओहदे की उन्होंने जो है ना उनको कबूल कर लिया है। तो ये बहरहाल अगर तो कोई देखें, अगर तो वाकई उनकी कोई ज़रूरत है, जिस तरह के वो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अपना कारोबार तो उनका बहुत फल फूल रहा है, और शायद यही वाले वो टैक्टिक्स इस्तेमाल करके पाकिस्तान के लिए कोई खिदमात सर अंजाम दे सकें, फिर तो अच्छी बात है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करते हैं। बाकी ये उनका फैसला है कि उन्होंने सियासत छोड़ने के बाद फिर ये होता क्यों कबूल कर लिया, उस कौंसिल में क्यों शरीक हो गए, ये शामिल हो गए, ये अब ये उनसे वो जाने और उनका काम जाने। चलें, जहां वज़ीर आला पंजाब सिर्फ सेल्फियां ले रही हैं, वहां अब वज़ीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर ने क्या कदम उठाने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सेहत कार्ड की रकम 10 से बढ़ाकर 20 लाख की जाएगी। अच्छी बात है जी, अच्छा फैसला है, और यहाँ भी होना चाहिए। ये इस अच्छी काम की तारीफ भी करनी चाहिए और कोई खुशखबरी भी दें
ये भी एक काबिल तकलीद है ना हाँ। मामला कि इसको बाकी सूबों में भी बढ़ा देना चाहिए। ये वैसे भी जिस तरह के मुआशी हालात हैं, ये इस तरह का रिलीफ दे के ये तो पीटीआई वहाँ मकबूल है ना। पीटीआई आखिर मकबूल है तो किसी वजह से है। ऐसे हवाओं में तो बातें कर करके खाली नहीं मकबूल है, लोगों के दिलों में घर करती है। लोगों की अक्सरियत जो है अवाम की, वो उसने पीटीआई को वोट दिया है, आज भी वो पीटीआई की कॉल पे बहरहाल निकलते हैं जी। तो यही काम है पीटीआई के। इसी तरह के कुछ फैसले हैं, कुछ इक़दामात हैं, कुछ एक्शंस हैं जिस वजह से पीटीआई मकबूल है। तो ये बाकी लोगों को सोचना चाहिए कि वो खाली सेल्फियों पे ना रहें, उनको भी कुछ डिलीवर करना चाहिए। सर साहब, आखिरी सवाल है ये कि इतनी हमने डिबेट की है कानून के हवाले से, सियासी अब हम इनको ख़बरें नहीं कह सकते, हम कानूनी ख़बरें कह सकते हैं, इतनी आपने डिबेट की है, तो आखिरी सवाल ये है कि कानून की हुक्मरानी में पाकिस्तान में कब बेहतरी आ सकती है? देखें, मुझे ये लग रहा है कि अभी जो घुमसान का रन पड़ गया है, या आप कहें जो सिटी बच चुकी है, और आप ये कह लें कि एक अब हालात इस नहिचवे पहुंच चुके हैं कि अब जो है ना हम किसी ना किसी तरह से, या तो यहाँ से बड़े जैसे होता है ना एक छलनी से निकल के और एक आप नए जज्बे से और अपनी पिछली खामियों को कंट्रोल करते और मानते और गलतियों को ना दोहराने के अज़्म के साथ आप यहाँ पे या तो आप जो है ना राइज करेंगे, उठ जाएंगे, या फिर आप इस दलदल में ऐसे फंसेंगे कि यहाँ से अब निकल नहीं सकेंगे। कि ये मैं आपको कहूँ कि बिगल जैसे कहते हैं ना बच चुका है जी। और जो ना गुमसान का रन पड़ चुका और सिटी बच चुकी है। अब देखें कि या तो जो क्या सराइयाँ हो रही हैं, ये सिस्टम लिपट जाएगा सियासी निज़ाम, ठीक है, और शहबाज शरीफ रिज़ाइन कर देंगे कुछ लोगों की राय में, या फिर यहाँ ही से आपने अब कह लें इस बहरान पे काबू पाके और अपनी गलतियों को जो है ना मान के और आइंदा ना दोहराने के अज़्म के साथ आप जो है ना फिर सीधे हो जाएंगे, एक ट्रैक पे। हम अभी भी अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं। बहुत शुक्रिया साहिब साहब आपका। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम के लिए तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।